स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे। रोमांटिसिज्म की जब भी बात करें तो इमेजिनेशन का जिक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे कविताओं की बात करें तो इमेजिनेशन ज़रूरी है, लेकिन रोमांटिसिज्म जब दौर शुरुआत में वक्त में था, जिसको हम प्री रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं और प्रीकर्सर भी कहा जाता है, तो जब भी इमेजिनेशन की बात होती है तो यहाँ पे इमेजिनेशन का स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे था। सच्चाई से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूर, और ट्रेडिशनल जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वैल्यूज़ थे, उनको हटाया गया और ऊंचाई की तरफ, सुप्रीमली ऊंचाई की तरफ लेके गया। इमेजिनेशन की जहाँ बात करती है तो उसका आयाम बिल्कुल अलग दिशा की तरफ है। आप अपनी क्रिएटिविटी से ऐसी ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं जो शायद असली ज़िंदगी में नामुमकिन से बहुत दूर हों। नेचर की पावर से करीब हो जाते हैं। इससे आपको डायनामिक पावर मिलती है, एक्टिवनेस मिलती है, पैशन मिलता है, और इमेजिनेशन से क्या क्या हासिल नहीं किया जा सकता। और इमेजिनेशन तो लगभग हर आर्ट की मेन कंपोनेंट है। अगर हम बड़े रूप से देखा जाए तो इमेजिनेशन ही वो चीज़ है जो इंसानों की हेल्प करती है रियलिटी बनाने में। और वर्ड्सवर्थ से कहा जाए तो वर्ड्सवर्थ का तो मानना ही है कि हम कोई भी चीज़ एक बार हम देख लेते हैं और फिर उसको अपने मन में धीरे शांत माहौल में गुथते हैं और फिर उससे नई चीज़ निकल के आती है, और थोड़ा सा उसमें फीलिंग्स डालते हैं। अगर हम कोल्ड्रिच के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो फीलिंग्स डाल दीजिए और कुछ रीजनिंग डाल दीजिए और उसको मिक्स करके निकालेंगे तो वो आ जाएगा इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन। बहुत ही लॉजिकल इमेजिनेशन होगी। उस कॉम्बिनेशन में कोल्ड्रिच बहुत मशहूर रहे हैं, और यही रोमांटिसिज्म का आइडिया भी रहा है कि बहुत अजीब चीज़ों को मिला दिया जाए, कुछ बहुत ही दुनिया से परे इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया जाए। और कोल्ड्रिच ने इसका जिक्र अपनी बायोग्राफिकल लिटरेरिया, जो उनकी क्रिटिसिज्म की बुक है, उसमें भी किया है और बहुत अलग अलग पैमानों पे समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं नेचर की। जी हाँ, नेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है रोमांटिसिज्म में, और ये बहुत मशहूर बात रही है वर्ड्सवर्थ और कोल्ड्रिच के बीच। दोनों ने ही नेचर के ऊपर लिखना चालू किया था, लेकिन दोनों में ये शर्त लगी थी कि वर्ड्सवर्थ जो है वो रूरल और रस्टिक लाइफ के बारे में लिखेंगे और कोल्ड्रिच लिखेंगे सुपरनेचुरल के बारे में। और उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों ही क्षेत्र में कमाल के वर्क निकल के आए। अब जब नेचर की बात करी जाए तो नेचर के अंदर भी अगर हम इमेजिनेशन मिला दे जाए तो हर चीज़ में हम आपको एक अलग सी अध्यात्म दिखाई दे सकता है, अलग सा एक सौंदर्य दिखाई दे सकता है। एग्जाम्पल लें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जो कि विटमैन के लिए है। उसके अंदर चींटियों को दिखाया गया है पत्थर उठाते हुए, अलग अलग चीज़ें करते हुए। बहुत ही खास चीज़ है उसमें, एक अध्यात्म है, और घास के साथ लेते हुए इस तरह से पोर्ट्रे किया है जैसे खुद परमात्मा आ रहे हों उनकी मदद करने के लिए, खुद एक ताकत निकल के आ रही हो। और प्रकृति तो वैसे भी हर चीज़ में छुपी हुई है, वो सब कुछ कर सकती है। प्रकृति की यही खास बात है, वो ठीक करने की ताकत रखती है। अलग अलग सब्जेक्ट है, इमेजिनेशन है, हर चीज़ से हमें बचाती है। पूरी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है, और वो हम सबको एक साथ जोड़ती है, जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं।
भले ही साइंटिफिक और मैकेनिकल लॉज इनसे अलग हों, लेकिन रोमांटिसिज्म पूरी तरह नेचर को लेता है और मशीनरी के रूप में दिखाता है, और हम कहें कि एक अलग तरह की घड़ी के रूप में प्रोजेक्ट करता है। आप एक पेड़ को ही क्यों ना ले लें, उसके अंदर भी वक्त के साथ साथ पौधा उगता है, बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। तो ये एक काफ़ी मैकेनिकल साइकिल है, लेकिन इसमें प्रकृति का जादू कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी साइंस के समझ के बाहर है, कहीं ना कहीं प्रकृति का जादू है। इसी चीज़ को जब हम पोइट्री में लिखते हैं तो गजब का सौंदर्य निकल के आता है। यही है नेचर और रोमांटिसिज्म की पोइट्री का मेन एलिमेंट। उसमें खास रूप से मेडिटेशन छुपी हुई है, ध्यान छुपा हुआ है।